रिकॉर्ड। अच्छा जी, हम जो डिस्कस कर रहे हैं वो है कि पेपर अटेम्प्टिंग। मुझे जब मैं तैयारी कर रहा था लास्ट टाइम की, तो मुझे सर ने ये कहा था कि आपने बाकी लोगों के जो पेपर्स हैं वो आपने पढ़ने हैं, उनको देखना है कि वो कैसे लिखते हैं, उसमें क्या चीज़ें वो अलग करते हैं और किस तरह जो है एक अच्छा पेपर लिखा जाता है, सवालों के जवाब वगैरह। उससे आपको बहुत कुछ सीखने को मिलता है। तो वहाँ से मैंने कुछ चीज़ें ली। उसके बाद कुछ मेरा अपना एक्सपीरियंस था, उनकी बेस पे मैंने एक फार्मूला बनाया जिसको मैंने जो है वो लास्ट टर्म के अंदर यूज़ किया और उससे मुझे बहुत हेल्प हुई। इवन जब मैंने अभी 2022 का पीएमएसए दिया है, तकरीबन 1.5 साल हो चुका था मुझे जब मैंने राइटिंग छोड़ दी थी, हाथ से लिखना। एक होता है कि आप लिखते हो, टाइपिंग करना वो एक अलग चीज़ है, एक हाथ से लिखना एक अलग चीज़ होती है। मुझे तकरीबन 1.5 साल हो गया था, लाइक फेब 2021 में मैंने जो है वो लास्ट जंप दी, और तो उसके बाद जो है मैंने लिखना छोड़ दिया और अब तकरीबन 1.5 साल के बाद जाकर मैंने पेपर दिए। जब मैंने पेपर दिए तो मेरी लेंथ में इशू नहीं आ रहा था, मुझे लिखने में इशू नहीं आ रहा था, मुझे सवालों को डी कोड करने में इशू नहीं आ रहा था। मैं उसकी लेंथ भी मुनासिब रख रहा था उसको, और सवालों को ठीक से एड्रेस भी कर पा रहा था। तो उसका क्या है कि अगर आपको पेपर अटेम्प्टिंग आती है, आपको वो फार्मूला पता है जिससे नंबर आते हैं, तो कभी भी आपको इशू नहीं होता। ठीक है। तो मैं कोशिश करता हूँ कि आज उन चीज़ों को, वो जो फार्मूला है उसकी बेस पे आपको समझाया जाए। सबसे पहले आपकी आती है क्वेश्चन का जो ऑर्डर होता है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे ही आपके पास एक पेपर आता है ना, ठीक है ना, आपके पास पेपर आता है, उसके ऊपर जो है यानी कि एस्से को निकाल दें, और बाकी तकरीबन जिसमें है ना, उसमें मल्टीपल क्वेश्चंस होते हैं। लाइक आपका पाकिस्तान अफेयर्स है, करंट अफेयर्स है, जनरल साइंस है, इस्लामी आता है और ऑप्शनल्स है। उसके अंदर आपने जो है मोर देन वन क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, लाइक 4-5 सवाल करने होते हैं। लैंग्वेजेस में 5 सवाल हो जाते हैं, जनरल साइंस में ज़्यादा हो जाते हैं, 4 सवाल हो जाते हैं शायद, और इसी तरह बाकी तमाम पेपर्स के अंदर आपके 4 सवाल होते हैं। अब वो 4 सवाल आपने कैसे अरेंज करने हैं, उसका ऑर्डर कैसे डिसाइड करना है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये फार्मूला मैं एफएससी में यूज़ करता रहा और इसको मैंने यहाँ पे यूज़ किया, इसका भी काफ़ी फ़ायदा हुआ। अब फार्मूला ये है कि जैसे ही आपके पास पेपर आएगा, तो आपने उस पेपर को पढ़ना है मुकम्मल अच्छे से, और उससे आपको क्या हुआ कि ये अंदाज़ा हो जाता है कि इसमें से कौन से ऐसे क्वेश्चंस हैं जो कि आप अटेम्प्ट कर सकते हैं, जिस पे आप जो है वो लिखना पसंद करेंगे या जिसके ऊपर आपकी तैयारी अच्छी है। तो क्वेश्चन की जो सिलेक्शन है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले आपने क्वेश्चन सिलेक्ट करने हैं, कौन से वो 4 क्वेश्चन हैं जो आपको सबसे बेस्ट आते हैं। ठीक है ना, एक चीज़। नंबर 2, जब क्वेश्चन की सिलेक्शन करेंगे तो एक और चीज़ आपने देखनी है, वो ये है कि सम टाइम पेपर के अंदर जो सवाल होते हैं बहुत जेनेरिक होते हैं, तो आपने उनको अवॉइड करना होता है। अगर आपकी तैयारी अच्छी है तो आप जेनेरिक क्वेश्चंस की तरफ ना जाएं। लाइक अगर मिसाल दूं कि पाकिस्तान अफेयर्स का या पाकिस्तान स्टडीज़ का पीएमएस में पेपर हो रहा है, उसमें प्री पार्टीशन पे सवाल 4 सवाल पड़े हैं, लेकिन 3 सवाल पड़े हुए हैं पोस्ट पार्टीशन पे जेनेरिक है। एग्रीकल्चर रिफॉर्म्स पे है, इंडस्ट्रियल रिफॉर्म्स पे है, क्लाइमेट चेंज पे आ गया है, इकोनॉमी पे आ गया है। आपने क्या किया कि वो जो स्पेसिफिक क्वेश्चन है वो छोड़ के आपने जेनेरिक सवाल उठा लिए। अगर उसमें तकरीबन जो है मेजोरिटी बच्चे वही कर रहे होते हैं, उससे क्या होता है कि आपका स्कोर ऑटोमेटिकली कम हो जाता है, आप उस रेस से बाहर हो जाते हैं। तो आपने क्वेश्चंस के सिलेक्शन करते हुए बहुत ख्याल रखना है कि सबसे पहले आपने 4 अपने बेस्ट क्वेश्चन डिसाइड करने हैं। नंबर 2, जो डिसाइड करेंगे वो इस बेस पे कि वो जेनेरिक ना हो, स्पेसिफिक हो। लाइक अगर आपका पॉलिटिकल साइंस का पेपर है, तो उसमें जो फिलासफी के बेस्ट क्वेश्चन है वो आप जरूर अटेम्प्ट करें। जो जेनेरिक सवाल हैं उसको अवॉइड करें। जेंडर स्टडीज कर रहे हैं तो उसमें थ्योरीज पे है, वेव्स पे है, फेमिनिज्म पे है, तो उसको करें इंस्टेड ऑफ कि आप जो जेनेरिक सवाल हैं जो आज के दौर से रेलिवेंट है उसको आप अटेम्प्ट करें। इसी तरह अगर आप इस्लामियात है, उसमें बहुत सारे सवाल जो है वो मॉडर्न डे से रेलिवेंट होते हैं, तो उसको भी आप जो है वो अवॉइड कर सकते हैं। तो क्वेश्चन आपने उस सब्जेक्ट के स्पेसिफिक उठाने होते हैं। उसके बाद तीसरी चीज़ ये है कि क्वेश्चन जो ऑर्डर है वो कैसे रखना है। जब 4 सवाल आपने डिसाइड कर लिए कि हम ये फर्स्ट करते हैं, आपका जो है वो पॉलिटिकल साइंस का या इस्लामियत का पेपर है, आपने 4 सवाल डिसाइड कर लिए इस्लामियत के पेपर के अंदर, और आपने क्वेश्चन पेपर के ऊपर ही, ठीक है ना, आपने उनकी नंबरिंग कर लेनी है, छोटे से लिख लें उसके ऊपर, वो आपको कुछ नहीं कहेंगे। मैं हमेशा यही करता रहा हूँ कि जो जहाँ पे सवाल एंड हो रहा है ना, उसी के बिल्कुल एंड के ऊपर आप लिख दें नंबर 1 2 3 4। जो आपके 4 सवाल है जो सबसे बेस्ट है, उसके सामने उसके एंड के सवाल के एंड के ऊपर नंबर 1 लिखें और उससे ब्रैकेट लगा दें उसको। उसके बाद जो सेकंड बेस्ट क्वेश्चन है उस पर नंबर 2 लगा रहे हैं, और जो आपका सबसे हल्का सवाल है उसके ऊपर आपने नंबर 3 लगाना है। यहाँ पे थोड़ा सा कंफ्यूज नहीं होना। जो सबसे हल्का सवाल होगा ना 4 में से, उस पर नंबर 3 लगाना है आपने, और जो थर्ड बेस्ट है उसके ऊपर आपने नंबर 4 लगाना है आपने। अब इसी ऑर्डर से आपने सवाल अटेम्प्ट करने हैं। सबसे पहला जो आपका सबसे बेस्ट क्वेश्चन है, सेकंड पे सबसे आपका सेकंड बेस्ट है,
और सबसे हल्का तीसरे पे आएगा, और अगर थर्ड बेस्ट जो है वो लास्ट पे आएगा। ठीक है, ये आपने क्वेश्चन का ऑर्डर अरेंज करना है हर सब्जेक्ट के लिए। आपके कंपल्सरी है और ऑप्शनल है, इसी फार्मूले को आपने यूज करना है। उसके बाद आप जो चीज कर सकते हैं, एक वो है आउटलाइंस। ठीक है, या सिनॉप्सिस। मैंने तकरीबन 2021 में हर क्वेश्चन में, हर पेपर के अंदर, हर क्वेश्चन में एक आउटलाइन बनाई थी मैंने। ठीक है, और मुझे उसका फायदा हुआ है। 2019 के अंदर भी मैंने बनाई थी, मुझे उसका हेल्प हुई थी। 2020 में मैंने छोड़ दी और मुझे उसका नुकसान हुआ। ठीक है, तो मैंने 2021 के अंदर जो है वो इसको बनाया था। अब इसमें क्या है कि आउटलाइन कैसे बनाते हैं, जैसे आप इससे के अंदर एक आउटलाइन बना रहे होते हैं, वो बहुत लेंथी होती है। ठीक है, डिटेल होती है, कम्प्रीहेंसिव होती है, उसमें आपका पूरा जितने पैराग्राफ्स होते हैं वो सारे आप उसके पॉइंट्स लिख रहे होते हैं। बट आपका जो क्वेश्चन है उसकी जो आपकी आउटलाइन है वो शॉर्ट होना चाहिए, नॉट मोर देन हाफ पेज। ठीक है, हाफ पेज से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। ठीक है, जैसे ही आपके पास पेज आता है ना, मैं इसको लेके जाता हूँ नेक्स्ट पेज के ऊपर। जैसे ही आपके पास आपने पहला सवाल अटेम्प्ट करना है, तो उसका जो फर्स्ट पेज है, आपने उसके ऊपर दरमियान में क्वेश्चन नंबर, फॉर एग्जांपल आप 4 कर रहे हैं पहले। ठीक है, मैं इसको मिडल में लिखता हूँ, यहाँ पर मैं आपको दिखाता हूँ अभी। उसके बाद साइनॉप्सिस। ठीक है, ये मैंने मिडल में लिख दिया, इसको अंडरलाइन कर दिया मार्कर से। ये मैंने मार्कर से ले दिया, इसको अंडरलाइन कर दिया। अब इसके नीचे मैंने सिनॉप्सिस देना है, उसमें क्या आएगा, इंट्रोडक्शन आएगा एक तो। ठीक है, उसके बाद जो सेकंड सेकंड आपकी जो फर्स्ट मेजर हेडिंग है, ठीक है, वो शॉर्ट में। उसके नीचे जो उसके सब पॉइंट्स हैं, सब हेडिंग्स हैं, ठीक है, जितनी भी आती हैं आप उसको जो है वो 4 5 6 वो लिखेंगे। उसके बाद आपका जो नेक्स्ट पार्ट है वो क्या होगा, एक मिनट यार, वो आपकी तीसरी मेजर हेडिंग होगी, सॉरी सेकंड मेजर हेडिंग। ठीक है, अगर उसके नीचे 4 5 पॉइंट्स हैं वो लिखेंगे, और एंड के ऊपर अगर एनालिसिस करना है तो वो आप करेंगे। ठीक है, और एंड पे कंक्लूजन। तो ये आपने हाफ पेज का एक सिनॉप्सिस देना है उसको। ठीक है, आपके जो पॉइंट्स हैं वो शॉर्ट होने चाहिए, बहुत लंबे नहीं करने, जैसे आप सेंटेंस बना रहे होते हैं उस तरह नहीं करने उसको। ये आपने हाफ पेज पे लिख लेना है। और जब आपने क्वेश्चन स्टार्ट करना है तो उसको अपने नए पेज से स्टार्ट करना है, यानी कि आपका जो फर्स्ट पेज है उसके ऊपर सिर्फ आपका सिनॉप्सिस होगा, आपकी आउटलाइन होगी, और जो आपका इंट्रोडक्शन स्टार्ट होगा क्वेश्चन का, जो क्वेश्चन स्टार्ट होगा बराबर वो नए पेज से होगा। इस पेज पे जितनी भी स्पेस बचती है वो आपने उसको यूज नहीं करना, उसको खाली छोड़ देना। क्या होता है कि एक तो आपने पेज कंज्यूम कर लिया, आपकी लेंथ बढ़ जाएगी, और आपने जो है वो अच्छा करके नीट करके लिख दिया आपने। ठीक है, उसके बाद आपने जो सवाल स्टार्ट करना है तो आपने, मैं इसको लेके जाता हूँ नए पेज पे। इस समय ये मेरे पास दूसरे सफ़े होते ना तो अच्छा हो जाता। अब आपने सबसे पहले हेडिंग देनी है इंट्रोडक्शन की, इसको आपने अंडरलाइन कर देना। इसके नीचे आपने लिखना है इंट्रोडक्शन, जितना आप लिख सकते हैं। ठीक है, वो आपकी मर्जी है, 5 लाइन्स हैं, 10 लाइन्स हैं, लेकिन जो आइडियली उसकी लेंथ होती है ना वो मोर देन हाफ पेज होनी चाहिए। ठीक है, आप जो है उसे हाफ पेज से ज़्यादा कर सकते हैं। अब इसके अंदर एक चीज़ होती है जो मैं ऐड करना चाहूँगा आपको, वो क्या होती है, रेफरेंस की। ठीक है ना, इसकी जो है 2 जगह होती हैं। आप जब भी सवाल करेंगे तो कोशिश करेंगे आपके इंट्रोडक्शन के शुरू में या उसके एंड के ऊपर जो है वो आपका एक रेफरेंस या बुक का हवाला होना चाहिए। ठीक है ना। ठीक है, फॉर एग्जांपल आपने जो है वो सवाल उठाया कि बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ इस्लाम के ऊपर आपने सवाल इस्लाम में अपने अटेम्प्ट कर रहे हैं। अब आपने जो है वो इसके ऊपर एक कोटेशन देनी है, तो आप किसी फिलोसफर से मतलब किसी स्कॉलर का, इस्लामिक है नॉन मुस्लिम है, ठीक है, आप मुस्लिम स्कॉलर नॉन मुस्लिम है, उसका आप जो उसका बुक का हवाला दे सकते हैं कि उसने अपनी किताब में ये बात सेम की हुई है। उसको आपने दरमियान में लिखना है हाईलाइट करके, लाइक नॉर्मल टेक्स्ट जो होगा ना उससे आपने जो है दरमियान में लिखना है इसको। ठीक है ना, ताकि वो 5 6 लाइन्स खा जाए आपकी। ठीक है ना, तो अगर आप इसको दरमियान में लिखते हैं तो क्या है कि ये तकरीबन ये वाला हिस्सा यहाँ तक, ये वाला हिस्सा जो है वो कंज्यूम कर देगा। तो आपका जो है वो इंट्रोडक्शन ऑटोमेटिकली लंबा हो जाएगा, आपके सफ़े भी कंज्यूम हो जाएंगे। तो अगर आप इसको शुरू में दे सकते हैं और एंड के पे दे सकते हैं, वो रेलिवेंट होना चाहिए, ये आपने ख्याल रखना है। अच्छा जी, अब चलते हैं हम के सिनॉप्सिस के बाद आपकी आउटलाइन ये हो गया। उसके बाद पेज लेंथ है कि जो आपका सवाल का एक क्वेश्चन है उसकी लेंथ कितनी होनी चाहिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है जिसको अक्सर बच्चे इग्नोर करते हैं। क्या करते हैं कि लोग जब सवाल स्टार्ट करते हैं, पहला सवाल उन्होंने जो है वो 15 सफ़े पे लिख दिया और उसके ऊपर 1.5 घंटा लगा दिया उन्होंने। 1.5 घंटे में 15 जो है वो सफ़े लिखने के बाद जब दूसरे सवाल पे आते हैं तो उसके जो है वो 6 सफ़े, और तीसरे पे 4, और आखिर पे 2 सफ़े बच जाते हैं। तो अगर आप उसकी एवरेज बनाएं
अगर आपको 15 नंबर दे पहले सवाल में, फिर उसमें आपको 8 नंबर दे, फिर आपको 6 दे, फिर 5 दे, तो आपकी एवरेज कहाँ बनती है वो आप खुद गेस कर लें इसको। उसके बजाय अगर आप हर सवाल की लेंथ को बराबर रखते हैं, अब देखें आइडियली हर सवाल 20 नंबर का होता है, ये 15 नंबर का, 16 का, जितना भी आ रहा होता है, हर सवाल के बराबर नंबर हैं, तो आप एक सवाल की जो है वो कंप्रोमाइज क्यों कर रहे हैं अपने बाकी सवालों को। तो आपने टाइम डिसाइड करना है कि जो आपके पास टाइम होता है 3 घंटे का, उसमें आपने देखना है कि 10 मिनट के अंदर आपके एमसीक्यूज खत्म हो जाते हैं। ठीक है ना, आपने उस टाइम को वेस्ट नहीं करना, 10 मिनट में, 7 मिनट में, 8 मिनट में एमसीक्यूज करके उसे रख लें और अपने सब्जेक्टिव पेपर को शिफ्ट हो जाएं, आप इसे अटेम्प्ट करना स्टार्ट कर देंगे। अब हम मुझे फर्ज करते हैं कि आपने 10 मिनट के अंदर जो है वो क्या खत्म कर दिया आपने एमसीक्यूज। पीछे बचते हैं आपके पास कितना टाइम बचता है, तकरीबन 2 घंटे और 50 मिनट, यानी कि ये बनते हैं 120, 50, 170 मिनट्स। 170 को आप डिवाइड करें 4 के ऊपर, तो ये बनते हैं 42 मिनट्स। आपका एक सवाल जो है वो 42 मिनट्स में, 40 मिनट्स में आपका एक सवाल खत्म होना चाहिए। आप इससे ज्यादा टाइम नहीं लगेंगे एक सवाल के ऊपर। जैसे ही आपके 40-42 मिनट हो जाएंगे ना, आपने उस सवाल को एंड कर देना है 1-2 मिनट के अंदर ही, और अगले सवाल पे शिफ्ट हो जाना है आपने। इसी तरह फिर जब दूसरा मुकम्मल, फिर तीसरे पे, और इसी तरह आपने लास्ट सवाल करना है। आपका शुरू वाला और एंड वाला सवालों की लेंथ बराबर होनी चाहिए। अगर उसमें बहुत फर्क होगा तो एग्जामिनर को अंदाजा हो जाएगा कि इस बंदे ने गड़बड़ कर दी है। तो आइडियली जो लेंथ होती है ना, वो तकरीबन 6 से 7 सफ़े आप लाजमी लेकर जाएं। ये 7-8 भी हो सकते हैं, 10 भी हो सकते हैं, अगर किसी की राइटिंग स्पीड बहुत अच्छी है। बट आइडियली आपसे 6 से 7 सफ़े, पहला सवाल 7 पे, फिर 6 पे, फिर 7 पे, फिर 7 पे, इस तरह आप कर सकते हैं उसको। आपने बहुत ज़्यादा फर्क नहीं डालना, ऐसा ना होगा पहला 10 पे और फिर 6 पे और फिर एंड पे 4 पे जा रहा है। ये नहीं करना आपने, इसका आपने लाजमी ख्याल रखना है। ठीक है, ये आपकी लेंथ होगी आपके सवालों की। उसके बाद है हेडिंग्स और सब हेडिंग्स। जब भी आप सवाल को स्टार्ट करते हैं तो आपने सिनॉप्सिस देना है नए पेज के ऊपर, और उसके बाद सेकंड पेज पे आपने इंट्रोडक्शन लिखना है, जैसे मैंने बताया ये वाला। ठीक है ना, आप इंट्रोडक्शन देंगे। अब इंट्रोडक्शन के अंदर आपने क्या लिखना होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। अक्सर बच्चे जो है ना, इंट्रोडक्शन के अंदर वो हिस्ट्री है, उसका बैकग्राउंड है, वो चले जाते हैं। ठीक है ना, वो जो सवाल पूछा गया है उसका जवाब नहीं देंगे। तो बेसिकली आपने अपने इंट्रोडक्शन के अंदर उस सवाल का जवाब देना है जो आपसे पूछा गया है। लाइक जैसे आप अपने इंट्रोडक्शन के एसे में, एसे के इंट्रोडक्शन के अंदर आप मेन कार्ड्स डिस्प्ले करते हैं, आपके जो मेन आर्गुमेंट्स हैं वो नजर आते हैं। इसी तरह जो सवाल का जवाब है वो आपके इंट्रोडक्शन में नजर आना चाहिए। बेसिक प्रिंसिपल, जब इस्लाम पे सवाल है तो आपने ये नहीं बताना कि इस्लाम कब स्टार्ट हुआ, कहाँ स्टार्ट हुआ, कैसे, और इसी पे आप खत्म कर दें, ऐसा नहीं करना। आप बताएं कि इस्लाम जो है उसके बेसिक प्रिंसिपल्स ये हैं, जिसमें से कुछ स्पेसिफिक ये हैं, और इसकी जो है इंपॉर्टेंस ये है, उसकी सिग्निफिकेंस ये है, और इसके ऊपर फलां आथर ने ये बात कही है कि इस्लाम के जो बेसिक प्रिंसिपल्स है वो इतने इंपॉर्टेंट और सिग्निफिकेंट है कि वो इंसान की ज़िंदगी के अंदर इस तरह जो है उसकी तब्दीली आती है। तो उससे रिलेवेंट जो बात करनी है आप करेंगे। लाइक आपका जो सवाल आगे चलने वाला है, जो आपने 5-6 सफ़े लिखने हैं, वो चीज़ें आपने मेन मेन मोटी मोटी बातें यहाँ पर आपने मेंशन करनी है। ये आपका हाफ पेज से ज़्यादा इंट्रोडक्शन होगा। उसके बाद आप जो है वो जब इंट्रोडक्शन लिख लेंगे तो आपने हेडिंग देनी है, मेजर हेडिंग। अब आपसे हो सकता है कि एक सवाल के अंदर 2 चीज़ें पूछी गई हों। फॉर एग्जाम्पल आपसे ये पूछ सकता है कि कोल्ड वॉर क्या है और उसके जो है वो रीजंस क्या थी। अब आपने 2 चीज़ें बतानी है कि व्हाट इज कोल्ड वॉर और उसके रीजंस क्या हैं। तो पहली आपकी हेडिंग क्या होगी, कोल्ड वॉर की, व्हाट वाज कोल्ड वॉर या व्हाट इज कोल्ड वॉर। उसके बाद आप जब उसे लिखेंगे मेन हेडिंग देने के बाद उसके सब हेडिंग दें। अब आपने पैराग्राफ बताने हैं, लिखने हैं, तो वो सारे पॉइंट्स जो है उसके एक मेजर हेडिंग बनाए। लाइक आपने यहाँ पर लिखा है फॉर एग्जाम्पल कि व्हाट इज द कोल्ड वॉर। ठीक है, जी आपने लिखा है। अब इसके नीचे आपने जो है वो क्या करने हैं कि पॉइंट्स बताने हैं आपने इसके नीचे। अब आपने इसके नीचे जो इसके मेन पॉइंट्स हैं, जो आपके आर्गुमेंट्स हैं, यानी कि जो आपने पैराग्राफ लिखने हैं, वो सिर्फ पैराग्राफ नहीं लिखने बल्कि आपने उसकी हेडिंग्स बनानी है। अब आपकी जो ये सब हेडिंग होगी ना, वो आपने नंबरिंग भी देनी है उसको, और कोशिश करेंगे उसको आपने लॉन्ग और सेल्फ एक्सप्लेनेटरी बनाना है, लॉन्ग सेंटेंसेस की फॉर्म में लेके आना है। कोल्ड वॉर वाज अ कन्फ्लिक्ट बिटवीन टू सुपर पावर्स। ठीक है, ये आपकी हेडिंग बन सकती है। उसके बाद फिर आप दूसरी हेडिंग देंगे कि इट वाज अ जियोपॉलिटिकल कॉन्टेस्ट आफ्टर द सेकंड वर्ल्ड वॉर। लाइक आपने जो भी देना है ना, आप उसे सिंपल 1 या 2 लफ्ज की हेडिंग देने की बजाय आप उसे लॉन्ग हेडिंग बनाएं। उसको 1 लाइन की, 1.5 लाइन की, 2 लाइन्स की आपकी हेडिंग होनी चाहिए, और उसको अंडरलाइन लाजमी करना है। उसके बाद जब आपने मेजर हेडिंग देनी है ये वाली, इसके बाद भी लाइन छोड़नी है। उसके बाद जब आपने ये हेडिंग देनी है तो इसके बाद भी एक लाइन छोड़नी है आपने खाली, फिर आपने स्टार्ट करना है। और जब आप ये हेडिंग देंगे
ये वाली इससे पहले भी एक लाइन छोड़नी, इसके बाद लाइन छोड़नी, ये चीज़ें बहुत मैटर कर रही होती हैं। अगर आप बहुत कंजेस्टेड लिखते हैं ना तो आपकी राइटिंग पढ़ना मुश्किल हो जाता है। अगर आप प्रॉपर स्पेसिंग करें, लाइंस छोड़ें, स्पेस दें, तो वो पढ़ने वाले के लिए आसानी है और आपके लिए भी आसानी है कि आपको अच्छे नंबर मिलेंगे उसके अंदर। ये चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपने ख्याल रखना है। उसके बाद अगर आप कहीं पे रेफरेंस देना चाहते हैं, ठीक है, कहीं पे आपने कोई रेफरेंस देना है तो उसका रेफरेंस देने का तरीका ये है कि मैं यहाँ पे डायग्राम बनाता था तो आसानी हो जाए, समझ आ जाए। मैं इसको नीचे लेकर आता हूँ जरा, एक मिनट। मुझे इंसर्ट करना है एक पिक्चर शेप। ये देखें, यानी कि आप यूँ समझिए कि ये आपने हेडिंग दी है नंबर 2, इसके बाद आपके पास आपने कुछ लिखा है, कंटेंट लिखा है, टेक्स्ट लिखा है या नहीं लिखा, और आपने कोई रेफरेंस देना है तो आपने इस पोर्शन में देना है उसको। ये नहीं कि यहाँ से स्टार्ट कर लें, बिल्कुल यहाँ से नहीं, आपने उससे दरमियान में लिखना है, ठीक है ना, ताकि वो 6 7 5 6 लाइन्स खा जाए आपकी। उससे क्या है कि एक वो बड़ी डोमिनेंट नजर आती है, आसानी से नजर आती है, एग्जामिनर की नज़र उस पर पड़ती है और उससे बहुत आसानी होती है और आपका इंप्रेशन अच्छा बनता है। उसके बाद आपके सवाल की लेंथ भी ऑटोमेटिकली बढ़ रही है। तो ये आपने लाजमी करना है, ठीक है ना। जब भी रेफरेंस देंगे, कहीं पे इंट्रोडक्शन में देंगे या आप कंक्लूजन में या आप अपने दरमियान में क्वेश्चन के अंदर, तो इसी तरह आपने दरमियान में ही उसको देना है आपने उसको। अच्छा जी, उसके बाद हम चलते हैं आपकी हेडिंग्स। अब जो आपके नंबर ऑफ हेडिंग्स हैं कितनी होनी चाहिए, देखें, एक 6 से 7 सफ़े का आइडियली जो सवाल जा रहा है आपका, उसके जो आपके पास हेडिंग्स है कम से कम 10 प्लस है, 10 से 12 हेडिंग आप उसमें लाजमी लेंगे, ठीक है ना। और कोशिश करनी है कि जितने सेक्शंस हैं आपसे पूछे गए हैं वो तमाम सेक्शंस आपने एड्रेस करने हैं। ऐसा नहीं करना कि आपने उससे आपसे उसने पूछा कि कोल्ड वार क्या है, स्टार्ट उसकी रीजंस क्या थी और इसका इम्पैक्ट क्या था। आप ये बता दें कि कोल्ड वार स्टार्ट कैसे हुई, उसका इम्पैक्ट, लेकिन आप ये ना बताएं कि कोल्ड वार क्या थी, या आप ये बता दें कोल्ड वार क्या थी, उसका रीजंस क्या थी और उसके इफेक्ट्स मिस कर दें आप। तो आपने तमाम चीज़ों को बैलेंस करना है, जितनी उसकी लेंथ डिमांड करती है ना, आपने वो लेंथ आपने उसकी मेंटेन करनी है। यार क्या सवाल आ रहे हैं यार, ये सवाल एंड पे लूंगा, बिल्कुल ही मेरा जो रिदम है खराब हो जाता है बड़ा। अच्छा जी, उसके बाद हम चलते हैं, आपकी हेडिंग सब हेडिंग हो गई, पेज लेंथ हो गई, उसके बाद रेफरेंसेस बुक्स का मैंने बता दिया कि वो आपके रेलिवेंट होने चाहिए। अब इसमें इस स्टेज पे जो बच्चे पीएमएस दे रहे हैं वो एक काम कर सकते हैं कि पाकिस्तान अफेयर्स है, इस्लामियात है, करंट अफेयर्स है, उनके ऑप्शनल्स है, उससे हर सब्जेक्ट से रेलिवेंट 5 6 बुक्स का नाम लिखने अपने पास। फॉर एग्जाम्पल पाकिस्तान अफेयर्स है, गवर्निंग द अनगवर्नेबल है, पाकिस्तान बियॉन्ड द क्लास स्टेट है, ठीक है ना। उसके अलावा जो है वो फॉरेन पॉलिसी ऑफ पाकिस्तान है। इस तरह के आप 5 6 बुक्स के नाम लिख लें और एक क्वेश्चन के अंदर आप 1 या 2 बुक्स हैं उसके हवाले दे सकते हैं। अभी आप या तो नहीं कह सकते सारा कुछ, बट अभी आप रेफर कर सकते हैं, इनडायरेक्ट वे में आप उसका रेफरेंस दे सकते हैं, फलां आथर ने ये बात अपनी किताब में इस तरह से नोट की है, यानी कि जो बात आपने की है उससे आप इंडोर्स करवा देंगे आप उसको। इस स्टेज पे ये करेंगे। लेकिन जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं सीएसएस की, उसके लिए मैं एक अलग से बताऊंगा उनको तो किस तरह से अपने रेफरेंसेस और ये चीज़ें तैयार कर सकते हैं। उसके बाद कोटेशन हैं कि अगर आप सम टाइम की कोटेशन देनी है तो वो दे सकते हैं। आप कोटेशन किसकी दे सकते हैं, आप किसी इस्लामियात के अंदर आपने कोई लिविंग पर्सनैलिटी है उसको बिल्कुल ही अवॉइड करना है। मौलाना तारिक जमील है, बिल्कुल अवॉइड करना है उसको आपने। जो अगर आपको लिखता है कि कोई ऐसा बंदा है जो बड़ा कंट्रोवर्शियल है इस्लाम के हवाले से, उसकी जो है वो व्यूज़ बड़े कंट्रोवर्शियल हैं, उसको अवॉइड करें आप, ठीक है। जवेद अहमद गामदी है, उसको अवॉइड करें आप, क्योंकि वो लिविंग पर्सनैलिटी है। जो लोग जिनकी डेथ हो चुकी है उसके ऊपर बात नहीं हो सकती, आप उनको कोट कर सकते हैं, ठीक है। डॉक्टर इसरार अहमद है, उसे आप कोट कर सकते हैं। उसके अलावा जो है वो सैयद कुतुब है, उसे आप कोट कर सकते हैं। उसके अलावा अभी इंडियन एक स्कॉलर था, क्या नाम था उसका, मौलाना वहीदुद्दीन खान, उसकी डेथ हुई है, उसको आप कोट कर सकते हैं। इसी तरह इस्लामियात के अंदर जितने भी आपको रेलिवेंट मिलते हैं। देन नॉन मुस्लिम स्कॉलर्स हैं, कैरन आर्मस्ट्रांग है, उसकी बड़ी किताबें हैं, उसका बड़ी कंट्रीब्यूशन है इस्लाम के अंदर। जाद बर्नार्ड शाह है उसका। उसके अलावा जो है इस तरह के बहुत से स्कॉलर्स हैं जिन्होंने लिखा है, उसको उसको भी आप कोट कर सकते हैं, ठीक है। कोटेशन दे सकते हैं और कोटेशन ट्राई करें कि शॉर्ट होनी चाहिए, बहुत लंबी ना हो, 2 3 लाइन से ज़्यादा कोटेशन बड़ी लंबी ना हो आपकी। उसके बाद आपकी प्रेजेंटेशन और डायग्राम पे आते हैं, उसके बाद लास्ट पे जाएंगे हम प्रेजेंटेशन। डायग्राम क्या होती हैं कि जो आपका सवाल होता है ना 6 से 7 सफ़े का, उसमें कम अज़ कम एक डायग्राम लाजमी है, कम अज़ कम एक लाजमी होनी चाहिए आपकी, ठीक है ना। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको मिसाल लेता हूँ कि सवाल था हमारा कि व्हाट इज़ कोल्ड वार, इट्स कॉजेज एंड कॉन्सिक्वेंसेस। मिसाल के तौर पर ये आपका सवाल, ठीक है ना। अब आपने जो है वो इंट्रोडक्शन स्टार्ट किया, लिखा, कोल्ड वार का बताया, एक्सप्लेन किया। अब आपने उसकी रीजंस लिखनी है, कॉजेज लिखनी है, तो आप एक काम कर सकते हैं कि एक डायग्राम बना दें, ठीक है ना। कॉजेज, यहाँ पे हम हेडिंग देते हैं कि कॉजेज ऑफ द कोल्ड वार,
ये आपने हेडिंग दी है, ठीक है ना। अब इसके नीचे आप एक डायग्राम बना सकते हैं, किस तरह की, मैं आपको दिखाता हूँ। एक डायग्राम आप बना लें, ये तो बड़ी अजीब सी है, इसको रहने दें, कोई और देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल हम ये समझते हैं कि आपने इस तरह के डायग्राम बना दिए, दरम्यान में आपने लिख दिया है कि यहाँ पर कोल्ड वार, ठीक है ना। यहाँ पे दरम्यान में इसके सेंटर में आपने लिख दिया कोल्ड वार, और उसके बाद जो उसके रीजन है ना, आपने यहाँ पे नंबर 1 रीजन बता दी कि ये रीजन थी, नंबर दूसरी ये है, तीसरी ये है, चौथी ये है, पांचवी ये है, और इस तरह ये आपने डायग्राम बना दी। इसको आप सर्कल बना सकते हैं, आप इसको रेक्टेंगल बना सकते हैं, ठीक है ना, जो चाहे बना सकते हैं, जिस तरह आपको आसान लगता है। अब ये जो रीजन आपने यहाँ पर लिख दिए हैं हाफ पेज के ऊपर, आपने कुछ लिखा भी नहीं और आपने बहुत कुछ लिख भी दिया है, ठीक है ना। उसके नीचे आप फिगर नंबर 1 लिखते हैं, फिगर नंबर 2 जो भी उसका नाम है वो लिख दें आप। देन वो जो रीजंस हैं आप उसको आप हेडिंग्स बनाएं और उसको एक्सप्लेन करना स्टार्ट कर दें। उसी तरह अगर आपने कॉन्सिक्वेंसेस लिखने हैं, उसके इफेक्ट्स हैं, तो उसके आप हेडिंग देंगे, उसके बाद एक डायग्राम बना दें और फिर उसको एक्सप्लेन करें जाकर आप हेडिंग की फॉर्म में। तो क्या होता है कि आपने हर सवाल के अंदर कम अज कम, मैं तो हर सवाल के अंदर एक डायग्राम, 2 डायग्राम लाजमी डाले थे। तो आप भी बड़ी आसानी से हर सवाल के अंदर इजीली क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है ना। आपके पास एक फार्मूला होना चाहिए, आपको पता होना चाहिए कि जो सवाल आ रहा है उसमें कहाँ पे डायग्राम होनी चाहिए, कहाँ बन सकती है, ये आपने डिसाइड कर लेना, तो उसमें आपको बड़ी आसानी हो जाती है। अगर आपके सवाल के जवाब में आपकी हेडिंग्स अच्छी हैं, आपकी डायग्राम्स बनी हुई हैं, मैप्स बने हुए हैं, ये चार्ट्स बने हुए हैं, प्लस कोटेशंस हैं, रेफरेंसेस हैं, लेंथ प्रॉपर है, हर सवाल बराबर लेंथ पे जा रहा है, और आपने कंटेंट क्वालिटी लिखा है, तो कभी भी एग्जामिनर आपको फेल नहीं कर सकता, बल्कि आपको बहुत अच्छा स्कोर मिलेगा उसके अंदर, ठीक है। ये कुछ चीज़ें हैं जो आपने ख्याल रखना है। उसके बाद क्या है, हमारे पास है कि एनालिसिस। देखें कुछ क्वेश्चंस होते हैं जिसके अंदर एग्जामिनर आपसे एनालिसिस पूछता है। फॉर एग्जांपल इस्लामियात में अगर रिलीजन से बात हो रही है, कंपेरेटिव एनालिसिस कर सकते हैं कि इस्लाम का कंपैरिजन विद क्रिश्चियनिटी, विद हिंदुइज्म, विद जैनिज्म, किसी और मजहब के साथ भी आप उसका पॉलिटिकल सिस्टम है, कॉन्स्टिट्यूशन सिस्टम है, उसका इकोनॉमिक मॉडल है, या उसकी जो है वो कुछ और सोशल सिस्टम है, उसका कंपैरिजन भी आप कर सकते हैं, ठीक है। इसी तरह अगर आप पॉलिटिकल साइंस में एनालिसिस कर सकते हैं, आपको लगता है कि पाकिस्तान अफेयर्स के अंदर कोई सवाल है जिसके अंदर आपसे एनालिसिस पूछा है, तो आपने एनालिसिस करना है। एनालिसिस में आपने अपना जो है ओपिनियन को थोड़ा सा पर्सनल टच देना होता है, आपने बहुत क्रिटिकल नहीं होना होता, आपने किसी को जो है वो हिट नहीं करना होता, किसी इदारे का नाम नहीं लेना, किसी बंदे का नाम नहीं लेना, किसी पॉलिटिकल पार्टी का नाम नहीं लेना। आपने जेनेरिक बात करनी होती है कि पाकिस्तान में आज तक, फॉर एग्जाम्पल आप सिविल मिलिट्री रिलेशन पे कर रहे हैं एनालिसिस, तो आप कह सकते हैं कि देयर हैज बीन मिस्टेक्स ऑन बोथ साइड्स, ठीक है, both civilian as well as military leadership have made some serious mistakes and which has led to serious conflict between them. So there is a need that both sides must come together and resolve their fundamental issues. तो आपने जो आपकी लैंग्वेज है वो जिससे कहते हैं डिप्लोमेटिक लैंग्वेज, जैसे डॉक्टर हसन अस्करी लिखता है ना, उसको पढ़ लें, आपको बहुत आसान हो जाएगा, बहुत क्लियर होगा कि एनालिसिस कैसे करना होता है और लैंग्वेज कैसे इस्तेमाल करनी होती है। तो ये आपने कोशिश करनी है, जहाँ भी आपसे पूछा जाए वो भी आपने करना है, ठीक है। अब है कि बेसिक स्ट्रक्चर, यानी कि बेसिक जो आपका स्ट्रक्चर है वो ये होता है कि जब सवाल स्टार्ट होगा तो उसके अंदर एक सिनॉप्सिस या आउटलाइन होगी, इंट्रोडक्शन होगा, उसके बाद जो है उसका मेजर हेडर है, देन उसके सब हेडिंग्स हैं, उसमें रेफरेंस आना चाहिए, डायग्राम मैप्स वगैरह जहाँ बनते हैं वो आना चाहिए, चार्ट वगैरह जहाँ बनते हैं वो आप ऐड करेंगे, उसके बाद एनालिसिस की जरूरत है वो आप ऐड करें, कोटेशन वगैरह हैं तो वो भी ऐड करें, और लास्ट पे आपका क्या होगा, कंक्लूजन लाजमी होगा आपका। कंक्लूजन जो है वो आपके इंट्रोडक्शन से शॉर्ट हो सकता है, हाफ पेज का काफ़ी होगा वो, ठीक है। और कंक्लूजन के एंड के ऊपर भी अगर आप चाहें तो एक रेफरेंस ऐड कर सकते हैं। तो मेरी हमेशा से ये कोशिश होती है कि इंट्रोडक्शन के एंड के ऊपर और कंक्लूजन के एंड के ऊपर कुछ ना कुछ लाजमी कोई रेफरेंस, कोई बुक का हवाला, कोई कोटेशन होना चाहिए, एक बड़ा अच्छा इंप्रेशन पड़ता है। तो ये वो चीज़ें हैं जिससे आपको अच्छे मार्क्स मिल सकते हैं पेपर के अंदर। हाँ जी, अब बताएं कोई चीज़ आपकी जो आपने पूछनी हो। नहीं जैनब, मैंने बताया ना कि आपने सिनॉप्सिस अलग पेज पे लिखना है, और सवाल जब स्टार्ट करना है तो नए पेज से स्टार्ट करना है, और सबसे पहले आप इंट्रोडक्शन की हेडिंग देंगे। इंट्रोडक्शन मोर देन हाफ पेज का होगा, उसके बाद आप फर्स्ट मेजर हेडिंग देंगे। फॉर एग्जांपल कोल्ड वार पे है तो आप उसके व्हाट इज कोल्ड वार, ये उसकी हेडिंग बन जाएगी, ठीक ठीक है। इसके नीचे सब हेडिंग आ जाएंगी। उसके बाद जो है आपकी रीजन है, कॉजेज हैं, तो उसकी हेडिंग देंगे, फिर उसके सब हेडिंग पॉइंट और उसके नीचे टेक्स्ट आएगा आपका। मेरे पास एक, मैं अभी थोड़ा सा 1 मिनट जरा स्क्रीन को मैं ऑफ करता हूँ। मेरे पास एक सैंपल था सही,
मैं आपसे दिखाता हूँ अगर मुझे मिलता है तो, एक सवाल अटेम्प्ट किया हुआ। हाँ मुझे मिल गया, ये मैं अभी आपको दिखाता हूँ। अब देखें, ये आपके पास एक पेपर है, ठीक है, इसके अंदर सिनॉप्सिस नहीं है, आउटलाइंस नहीं है, कुछ भी नहीं है, वो आप ऐड कर सकते हैं। ठीक है, ये आपका सबसे पहले इंट्रोडक्शन की हेडिंग, ये आपने स्टार्ट किया इंट्रोडक्शन, ये कोई चीज़ हाईलाइट करनी है वो आप कर सकते हैं। ठीक है, तो आप इसको, अगर आपके पास कोई रेफरेंस है तो आप इस टेक्स्ट को लिखने के पहले आप यहाँ पे लिख सकते हैं, या इसके एंड के ऊपर भी लिख सकते हैं। उसके बाद आप आते हैं, आपके जो मेजर हेडिंग्स हैं, आपके जो मेजर हेडर है उसके ऊपर आप आ सकते हैं। ठीक है, ये आपने हेडिंग दी है उसकी, और उसकी जो सब हेडिंग आपकी, फिर आपने टेक्स्ट लिखना शुरू कर दिया है। ठीक है, उसके बाद ये दूसरी हेडिंग है, उसके जो टेक्स्ट है, अब ये रेफरेंस उसने यहाँ पे दे दिया है। ठीक है, कोई चीज़ उसने ऐड कर दी यहाँ पर। ठीक है, ये हाईलाइट कर दिया उसने। आप टाइमलाइन बना सकते हैं, डायग्राम्स बना सकते हैं, चार्ट बना सकते हैं, टेबल बना सकते हैं, कुछ भी चाहें, जो भी चाहें आप अपने पेपर को बनाने के लिए आप कर सकते हैं उसके बाद। ठीक है, मुझे कोई और सवाल लिखने दें इसका। अब देखें, ये जैसे ये इसने डायग्राम बना दी, यहाँ पे फ्लो चार्ट बना दिया एक सॉर्ट ऑफ। ठीक है, एक टाइमलाइन को शो करने के लिए इसने। अब इसने यहाँ पे ये कोड किया हुआ है उसको। ठीक है ना, ये उसने कोड किया हुआ, ये वाला उसने हाईलाइट कर दिया, उससे पहले भी लाइन छोड़ दी, उससे बाद भी बराबर सी। अब ये टाइमलाइन उसने यहाँ पे जो है वो डायग्राम बना दी, अब इसको देख लें आप। ठीक है ना, ये चीज़ें आपके पेपर के अंदर एक डाइवर्सिटी लेकर आती हैं, जो मोनोटोनस फ्लो के उससे ख़त्म कर दी हैं, और ये शो करती हैं कि आप फुली तैयार हैं आप उस चीज़ के लिए, और आपके पास नॉलेज है, आपको लिखना भी आता है, प्रेजेंट करना भी आता है, और आपको ये पता भी है कि सवालों का जवाब कैसे देना है। ठीक है, ये एक बड़ा आइडियल क्वेश्चन अटेम्प्ट किए हुए हैं, बड़े अच्छे पेपर्स लिखे हुए हैं इस बच्ची के। तो ये मेरे पास है, जब भी किसी बच्चे को चाहिए होता है तो मैं उसको यही शेयर करता हूँ। तो अगर आपको चाहिए तो मैं आपको भी ग्रुप के अंदर भेज दूंगा ये, और इसको आप एज ए मॉडल या एज ए एग्जाम्पल सैम्पल जो है आप इस्तेमाल कर सकते हैं। ये आपको बहुत सारी चीज़ें जो है क्लियर करवा देगा। ठीक है जी। हाँ जी। अच्छा जी, मैं रिकॉर्डिंग को ज़रा जो है वो